कहानी की शुरुआत होती है मिसिसिपी से, जहां पर 10 साल की अफ्रीकन लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मस्ती में अपने घर की तरफ जा रही है। तभी उसके पीछे दो व्हाइट मैन आते हैं जो ड्रंक हैं। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसे पकड़कर जंगल में ले जाते हैं, जहां पर वो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, बुरी तरह से उसे पीटते हैं। उन्हें लगता है कि वो मारी गई, इसीलिए वो उसे जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। वहीं हमें इस लड़की की मॉम को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब तक उसकी बेटी घर नहीं आई। इसीलिए वो अपने हस्बैंड कार्ल ली को कॉल करके बताती है कि हमारी बेटी अब तक घर नहीं आई। कार्ल अपने घर आ जाता है और कुछ ही देर बाद इनके आस पड़ोस के लोग कार्ल ली की बेटी को उठाकर घर लाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कार्ल ली और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है और अब कार्ल ली की बेटी अपनी मॉम को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। सबको पता चल चुका है कि ये हरकत किसने की है। इसीलिए टाउन का जो शेरिफ होता है वो बाहर में जाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। अब उनके ऊपर कार्रवाई चलेगी, पर सबको पता है कि उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये वो वक्त है जब गोरे लोग काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। और इस केस का फैसला मात्र एक जज नहीं करेगा बल्कि ज्यूरी मेंबर्स करेंगे, जिनमें सभी व्हाइट यानी कि गोरे लोग होंगे जो काले लोगों को पसंद नहीं करते, उन्हें अपने से नीचा समझते हैं। कार्ल ली अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जो पेशे से एक लॉयर है, जो पहले भी कार्ल ली के भाई के केस को लड़ चुका है। और अब कार्ल ली चाहता है कि वो उसकी बेटी के केस को लड़कर उसे इंसाफ दिलाए, पर वो बताता है कि ये केस बहुत मुश्किल है। वो दोनों व्हाइट हैं और पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर कार्ल ली को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम क्या करते। लॉयर कहता है कि मैं उन दोनों को गोली मार देता। और अब कार्ल ली के दिमाग में बात बैठ जाती है, इसीलिए रात को वो उस कोर्ट रूम में जाता है जहां पर कल सुनवाई होनी है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसके साथ उसने वियतनाम में वॉर लड़ा था। उसके पास अब भी एक गन है। कार्ल ली उससे गन लेकर कोर्ट रूम में छुप जाता है और अगले दिन जब उन दोनों को, जिनके ऊपर केस चल रहा है, जिन दोनों ने मिलकर उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की है, कोर्ट में लाया जाता है। कार्ल पहले से कोर्ट में छुपा हुआ है। वो जज के सामने नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि फैसला उन्हीं के हक में आएगा। कोर्ट रूम जल्दी उन दोनों को रिहा कर देती है और जब उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा होता है तभी कार्ल ली बाहर आता है और उन दोनों को गोलियां मार देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और गलती से एक गोली डिप्यूटी के पैर में लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। कार्ल ली वहां से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। कुछ देर के बाद टाउन का शेरिफ उसके घर पर आता है और कार्ल ली को गिरफ्तार कर लेता है। और अब पूरा का पूरा टाउन दो हिस्सों में बंट चुका है। टाउन में जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो ये मानते हैं कि कार्ल ने जो कुछ किया वो सही किया। अगर उसे इंसाफ दिया जाता तो वो उन दोनों को कभी नहीं मारता, जबकि व्हाइट लोगों को ऐसा लगता है कि कार्ल को उन दोनों को नहीं मारना चाहिए था। कार्ल के पास अब उसका दोस्त आता है जो कि लॉयर है। व्हाइट होने के बाद भी वो कार्ल से कहता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब टाउन के लोगों को ये बात पता चलती है तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक व्हाइट मैन ब्लैक मैन के केस को लड़े। पर अब लॉयर ने फैसला कर लिया है। इस केस की चर्चा मीडिया में चारों तरफ होती है और अब लॉयर से मिलने के लिए लूशियन आता है जो पहले वकील था पर अब वो वकालत छोड़ चुका है। वो एक एक्टिविस्ट भी है। वो लॉयर को सलाह देता है कि तुम अपने केस को इस कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में ले जाओ जहां पर काले लोगों की तादाद ज्यादा हो सकता है कि ज्यूरी मेंबर्स में वहां पर कुछ काले लोग भी हों, वहां तुम्हें इंसाफ मिल सकता है। इस केस में लॉयर की मदद एक लॉ का स्टूडेंट साथ ही उसका एक दोस्त कर रहा होता है। और अब इनके केस की पहली हेयरिंग होती है। कार्ल ली के खिलाफ जो वकील होता है उसका नाम बकली है। दरअसल वो चाहता है कि कार्ल को फांसी की सजा मिल जाए, से व्हाइट लोग उससे इम्प्रेस हो जाए। दरअसल वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है और अगर वो इस केस को जीत गया तो उसका पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जज दोनों वकीलों की दलीलें सुनते हैं और एक और डेट दे देते हैं। ये केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद हमें लॉयर को दिखाया जाता है जो कार्ल ली से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने लिए कोई दूसरा लॉयर हायर कर सकते हो, मैं उसकी पूरी की पूरी फीस देने के लिए तैयार हूँ। कार्ल ली कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर विश्वास नहीं है। अगर मैंने किसी और लॉयर को हायर किया तो हो सकता है कि पैसों के लालच में वो मेरे केस को जानबूझकर हार जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे केस को लड़ो। ये सुनकर लॉयर को बहुत खुशी होती है। अब कार्ल ली ने जिन दो व्हाइट लोगों को मारा था
उनमें से एक के भाई का नाम होता है फ्रेडी। वो ट्रिपल के ग्रुप के पास जाता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काले लोगों के यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ रहते हैं। ये उन पर हमला भी करते हैं और अब फ्रेडी उनसे कहता है, मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर कार्ली को छोड़ा ना जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। ट्रिपल के ग्रुप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अफ्रीकन अमेरिकन की एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर जितने भी ब्लैक मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको बुलाया गया है और ये सब के सब कार्ली के केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो चाहते हैं कि कार्ली को सजा इसलिए ना मिले क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन है। साथ ही वो कार्ली के केस के लिए पैसे भी इकट्ठा करते हैं ताकि कार्ली के लिए अच्छे से अच्छा लॉयर हायर कर सकें। और जब भी कार्ली के पास जाते हैं उसे ऑफर करते हैं तो कार्ली मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त ही मेरा केस लड़ेगा। दरअसल उसे अपने दोस्त लॉयर के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं है। ये सुनकर लॉयर को बहुत खुशी होती है और अब उसे धमकी भरे कॉल आना शुरू हो जाते हैं। पर लॉयर इन धमकी भरे कॉलों से नहीं डरता। उसकी एक बहुत ओल्ड सेक्रेटरी भी है, उसे भी इसी तरह के धमकी भरे कॉल आते हैं। दरअसल ये कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि ट्रिपल के ग्रुप है। यहाँ पर लॉयर के लॉन में आग लगा दी जाती है। वहां पर एक जलता हुआ क्रॉस छोड़ दिया जाता है जिससे लॉयर की वाइफ और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लॉयर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगले 6 हफ्तों के लिए तुम अपनी मॉम के घर चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसकी वाइफ चाहती है कि वो इस केस को छोड़ दे पर लॉयर उसकी बात नहीं मानता। कार्ली को बचाने के लिए लॉयर एक और तरकीब निकालता है। अगर कोई साइकाइट्रिस्ट कोर्ट में ये बोल दे कि कार्ली की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे कोर्ट रिहा कर देगी। इसीलिए कार्ली को कई साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया जाता है पर सब एक ही बात बोलते हैं कि वो मेंटली पूरी तरह से ठीक है। पर लॉयर को फाइनली एक ऐसा साइकाइट्रिस्ट मिल जाता है जो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है कि कार्ली की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और इसका पास्ट भी बहुत अच्छा नहीं था। इसीलिए लॉयर का ये प्लान फेल हो जाता है। लॉयर अपने साथियों के साथ लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि वो कार्ली को बचा सके। एक रात को किसी अनजान आदमी का पुलिस स्टेशन में कॉल आता है जो शेरिफ को बताता है कि लॉयर के घर पर किसी ने बॉम्ब फिट किया है। ये सुनकर शेरिफ भागता हुआ लॉयर के घर जाता है और उसे इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। लॉयर जल्दी से अपने घर से बाहर आता है जहां पर उसे एक अनजान आदमी दिखता है। शेरिफ के साथ मिलकर वो उस अनजान आदमी को पकड़ लेता है और बॉम्ब के बारे में पूछता है। वो बॉम्ब के बारे में बता देता है और अभी चाहते हैं कि वो उसे डिफ्यूज कर दे पर बहुत देर हो चुकी है। पर इससे पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट होता, इस बॉम्ब को एक घर से दूर फेंक देते हैं जिससे लॉयर और उसके परिवार की जान बच जाती है। और अब लॉयर की पत्नी तय करती है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता वो अपनी बेटी के साथ अपनी मॉम के घर चली जाएगी। इससे लॉयर को भी बहुत खुशी होती है। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं है। साथ ही लॉयर ने जो कोर्ट बदलने की एप्लीकेशन दी थी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसे अपना केस इसी कोर्ट में लड़ना होगा। अब ट्रायल शुरू होने में 1 हफ्ते का वक्त है। 1 हफ्ते पहले ज्यूरी मेंबर्स की एक लिस्ट आती है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। ये पूरी की पूरी ज्यूरी मेंबर इस केस का फैसला करेगी और किसी भी कीमत पर लॉयर इन सब का नाम जानना चाहता है ताकि वो उनसे बात कर सके, जिसमें उसका दोस्त उसकी मदद करता है। इन्हें लिस्ट मिल जाती है और अब जल्दी ट्रायल शुरू होने वाला है। आसपास के जितने भी होटल्स होते हैं वो सब के सब बुक हो जाते हैं। साथ ही जो ट्रिपल के ग्रुप होता है वो उन सब लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है जो कि कार्ली के साथ हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन यहाँ पर कार्ली के केस की सुनवाई के लिए आ चुके हैं। वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सामने होता है दूसरा ग्रुप ट्रिपल के जो कि ब्लैक लोगों के यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ हैं। और अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में मुठभेड़ हो जाती है जिसमें कई लोग जख्मी हो जाते हैं। ट्रायल से एक दिन पहले यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ट्रूप्स को बुलाया जाता है ताकि किसी तरह का कोई भी दंगा ना हो सके। अब जिस दिन ट्रायल की सुबह होती है यहाँ पर हमें अफ्रीकन अमेरिकन का ग्रुप दिखाया जाता है जो एक ही बात बोल रहा होता है कि कार्ली को आजाद कर दिया जाए। दूसरी तरफ ट्रिपल के का ग्रुप है और इन दोनों के बीच में सिक्योरिटी है ताकि ये आपस में दोबारा ना लड़े। वही हमें कोर्ट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर ज्यूरी में सभी व्हाइट लोग हैं और ये बात कार्ली के लिए अच्छी नहीं है।
इन सबको बताया जाता है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तुम में से कोई घर नहीं जा सकता, क्योंकि इन सब की जान को खतरा है। इन सब को एक मोटेल में रहना पड़ेगा। ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर पास नहीं कर सकते। दरअसल ये केस अब नेशनल इशू बन चुका है। कोर्ट के अंदर दोनों ही लॉयर्स अपनी अपनी दलीलें देते हैं, जिन दलीलों को जज और ज्यूरी मेंबर्स ध्यान से सुनते हैं। और अब शाम को जब कोर्ट खत्म होता है तो लॉयर बाहर निकलता है। बाहर लोगों की भीड़ जमा है और तभी दूर से कोई लॉयर पर गोली चलाता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। लॉयर को गोली नहीं लगती, बल्कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को लग जाती है, जिसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो लॉ स्टूडेंट होती है, जो कि लॉयर का साथ दे रही है, उसे ट्रिपल के ग्रुप के लोग किडनैप कर लेते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और एक पेड़ के साथ बांधकर उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इनके ग्रुप में पुलिस का एक खबरी भी होता है, जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इस वजह से लॉ स्टूडेंट को बचा लिया जाता है, पर बाद में ट्रिपल के ग्रुप को उस खबरी का पता चल जाता है और वो उसे मार देते हैं। अगले दिन कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होता है तो लॉयर वहां पर उसे साइकाइट्रिस्ट को पेश करता है, जो कि उसका साथ देने के लिए तैयार है, जो ये कहने के लिए तैयार है कि कार्ली की दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। उसे जज और ज्यूरी के सामने पेश किया जाता है। वो अपनी गवाही देता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा वकील है, जिसका नाम बकली है, वो उसे क्रॉस क्वेश्चंस करता है, उसके पास्ट के बारे में पूछता है। दरअसल बकली को पता होता है कि ये जो साइकाइट्रिस्ट, जो डॉक्टर है, वो खुद भी पहले एक रेप के केस में कन्विक्टेड है। उसके ऊपर और भी एलिगेशंस हैं और ऐसे इंसान की कोर्ट में गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। इस बारे में लॉयर को पता नहीं था। यही उसका सबसे बड़ा गवाह था, जो अब उसके किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद जब वो कोर्ट रूम से बाहर आता है तो वहां पर उसका साथी सीनियर लॉयर होता है। वो बताता है कि जो लॉ स्टूडेंट है, जो तुम्हारा साथ दे रही थी, उसे किसी ने बुरी तरह से टॉर्चर किया है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा बच गई। लॉयर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। एक तरफ वो कोर्ट के अंदर लड़ रहा है और दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर। इसीलिए तय करता है कि अब वो कार्ली के केस को छोड़ देगा, पर उसका सीनियर लॉयर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्ली ने तुम पर भरोसा किया है। और तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसके घर पर आग लगा दी है। वो भागकर अपने घर पर आता है, पर अब तक उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। उसे पता है कि ये ट्रिपल के ग्रुप का काम है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में लॉ स्टूडेंट से मिलने के लिए जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, पर उसकी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा बच जाएगी। और अब लॉयर एक बार फिर से तय करता है कि वो कार्ली के केस को लड़ेगा। रात को कार्ली से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि तुम्हें निर्दोष साबित किया जा सके, पर मेरे पास एक और तरीका है। मैं जज और ज्यूरी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें फांसी ना देकर उम्र कैद की सजा दे दी जाए। कार्ली इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना वकील, अपना लॉयर इसलिए चुना क्योंकि तुम एक व्हाइट मैन हो और तुम भी उन्हीं की तरह सोचते हो। तुम मुझ में एक इंसान नहीं बल्कि एक ब्लैक इंसान देखते हो, जिसे कभी जस्टिस नहीं मिल सकता। लॉयर कहता है कि ऐसा नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। कार्ली कहता है कि ये सच्चाई नहीं है। मैंने तुम्हें आज तक कभी अपने टाउन में नहीं देखा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। तुम्हारी बेटी कभी मेरी बेटी के साथ खेलने नहीं आएगी। हम लाइन की अलग अलग साइड पर खड़े हैं। ब्लैक लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो इंसाफ देने वाले हैं वहां पर सभी व्हाइट लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ब्लैक लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, पर तुम्हारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। तुम मुझ में या तो कोई निगर, निग्रो, ब्लैक मैन या अफ्रीकन अमेरिकन देखते हो, लेकिन ये सच है कि तुम मुझे अपने आप से अलग समझते हो, जिस तरह से ज्यूरी मेंबर समझते हैं। अगर तुम ज्यूरी में होते तो तुम्हें मुझे कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ता कि तुम मुझे बेगुनाह समझते। अगर तुम इस बात का जवाब दे सकते हो तो तुम मुझे डेफिनेटली बचा सकते हो। अगले दिन लॉयर को हमें कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां पर दूसरा लॉयर जो कि बकली है, वो अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है, जिसमें वो जज और ज्यूरी मेंबर्स से कहता है कि कार्ली ने कोर्ट में सबके सामने 2 लोगों को मारा है और इस सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कार्ली को फांसी की सजा दी जाए। सबको यकीन हो चुका है कि अब कार्ली को कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद लॉयर खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी ज्यूरी मेंबर्स हैं वो सब अपनी आंखें बंद कर लें। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद लॉयर कहता है कि एक 10 साल की मासूम बच्ची जो कि ब्लैक है, जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तभी 2 व्हाइट मैन आए
उन दोनों ने उस बच्ची को पकड़ा और जंगल ले गए, जहां पर उन दोनों ने बहुत बुरी तरह से उस बच्ची की इज्जत लूटी। उसे बुरी तरह से मारा ताकि वो मारी जाए, और जब वो नहीं मरी तो उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। पर उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। सोचो उस मासूम बच्ची ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितना दर्द सहा होगा। सब के सब इसे फील कर रहे होते हैं। वो ज्यूरी मेंबर्स की आंखों में आंसू भी होते हैं। और अब लॉयर कहता है कि अगर वो बच्ची ब्लैक ना होकर व्हाइट होती तो तब भी क्या आपको ऐसे ही लगता कि जो उसके पिता कार्ली ने किया वो गलत किया। हम हमेशा ब्लैक लोगों को दबाते हैं, उन पर कमेंट पास करते हैं, वो कभी हमारी बातों का जवाब नहीं देते। पर अब हमने हर एक हद को पार कर दिया है। कार्ली ने जो कुछ किया कहीं ना कहीं उसका कारण हमारा जस्टिस सिस्टम भी है। अगर उसकी बेटी को न्याय मिला होता तो वो कभी उन दोनों को नहीं मारता। और अब मैं सब कुछ ज्यूरी मेंबर्स के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि कार्ल ने जो कुछ किया वो गलत किया तो उसे सजा होनी चाहिए। और अब जितने भी ज्यूरी मेंबर्स होते हैं वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि कार्ली ने जो कुछ किया वो उसने खास मनोस्थिति में किया, जहां पर वो अपनी बेटी के साथ हुए कुकर्म से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे जस्टिस नहीं मिला था, इस वजह से उसने उन दोनों को मार दिया। इसीलिए कार्ल के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उन सब चार्जेस को हटाया जाता है और उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट के बाहर बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं। वो कार्ली की रिहाई से अपनी जीत से बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर ट्रिपल के ग्रुप के भी लोग हैं जो इस बात से बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं कि कार्ली को छोड़ दिया गया। हालांकि कार्ली रिहा हो चुका है, पर बाहर की जिंदगी उसकी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ट्रिपल के ग्रुप के लोग उसे कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। यहाँ पर फ्रेडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने ट्रिपल के ग्रुप के थ्रू बहुत सारे क्राइम करवाए हैं। यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है जो कि ट्रिपल के ग्रुप का हिस्सा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ वक्त के बाद लॉयर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ कार्ली के घर आता है, जहाँ पर घर के बाहर बैठकर ये साथ में लंच करते हैं और कार्ली की फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। इन दोनों के बच्चे भी एक साथ हैं। एक बार कार्ली ने कहा था कि कभी तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ नहीं खेलेगी, पर ये सच नहीं है। लॉयर एक अच्छा इंसान है, वो हर एक इंसान को इंसान समझता है, भले उसका रंग कैसा भी हो। पर शायद इस दुनिया में हर एक इंसान ऐसा नहीं होता। आज भी लोग जाति को देखकर, रंग को देखकर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, जो समाज में कोढ़ की बीमारी की तरह है। और हम सब का ये फर्ज है कि हमें इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।